Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 31st of October 2023। तो आपका सपोर्ट हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है, उसके लिए थैंक्स। और आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप जो गवर्नेंस रिव्यू का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं उनका कंपाइलेशन हम बहुत जल्द जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको आंसर्स के साथ प्रोवाइड करेंगे। शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज की कुछ खबर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट पुट्स महाराष्ट्र स्पीकर ऑन डेडलाइन ओवर डिफेक्शन प्लीज। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी कल ही आया था कि जो स्पीकर का रोल, हमने उसकी भी बात की थी और ये भी बताया था कि जो डिफेक्शन से रिलेटेड जो भी उनकी प्रोसीडिंग उनको जल्दी से जल्दी उनको खत्म करना चाहिए। और इसमें पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको बोला था कि इनको जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। तो जो नार्वेकर हैं, जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं, ही वॉज टोल्ड टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस इन शिवसेना वर्सेस सेना वर्सेस सेना डिस्प्यूट बाय दिसंबर 31st। और जो एनसीपी के अजीत पवार जी थे, उनके फैक्शन के अगेंस्ट जो चल रही थी, उनको जनवरी 31 2024 तक उनको जो है मतलब खत्म करने के लिए जो है वो डिसाइड करने के लिए बोला गया है। पावर प्ले की यहाँ पे बोला है इन्होंने। रिसेंट जजमेंट जो आया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डील कर रहा है द पावर ऑफ स्पीकर्स अंडर द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल हम सभी को पता है, इट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। ठीक है ना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो दो जजमेंट का यहाँ पे जिक्र किया, कीशम मेघचंद्रा सिंह वर्सेस मणिपुर स्पीकर 2020 का केस था। तो वहाँ पे 3 जज बेंच जो थी, विच वाज लेड बाय जस्टिस आर एफ नरीमन, उन्होंने बोला था स्पीकर शुड डिसाइड डिसक्वालिफिकेशन पिटिशंस विद इन अ मैक्सिमम 3 मंथ्स अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं है तो आपको विद इन 3 मंथ वो डिसाइड करनी है। और वहीं पे कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस जो 2019 में था, उसमें 3 जज बेंच जो कि लेड की थी जस्टिस एन वी रमन्ना जी द्वारा, उन्होंने बोला था कि ए स्पीकर हु कैन नॉट स्टे अलूफ फ्रॉम द प्रेशर्स एंड विसेज ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी ही डज नॉट डिजर्व टू ऑक्यूपाई हिज चेयर। जाहिर सी बात है, जो अगर अपनी प्रेशर पार्टी का, अपनी पार्टी का प्रेशर विसेज जो है, अगर वो नहीं उससे सेट, उसको नहीं अलूफ रह सकता, मतलब उससे एक तरह से इम्पार्शियल नहीं रह सकता, तो वो डिजर्व नहीं करता है चेयर। ये उस जजमेंट में बोला गया था। तो इसी के रिगार्डिंग ये सारा था। नेक्स्ट इज टाटा मोटर्स अवार्डेड ₹766 करोड़ इन सिंगूर केस। ये बहुत फेमस केस रहा है सिंगूर केस। तो इसमें जो विक्ट्री हुई है वो टाटा मोटर्स की रही है इन द फाइट अगेंस्ट वेस्ट बंगाल फॉर कैंसलिंग द नैनो स्मॉल कार प्रोजेक्ट। ये जो नैनो स्मॉल कार प्रोजेक्ट था, ये वेस्ट बंगाल के सिंगूर में आने वाला था, पास हुआ था, विच फोर्स द कंपनी टू रिलोकेट द प्रोजेक्ट टू सानंद गुजरात। उसके बाद ये कहाँ पे रिलोकेशन किया गया, इसका प्रोजेक्ट का सानंद गुजरात में किया गया। तो जो 3 मेंबर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल था, उन्होंने फाइनल अवार्ड जो दिया है वो टाटा मोटर्स के फेवर में दिया। और 765.78 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 766 करोड़ की जो है वो टाटा मोटर्स को दिया है एज पर इट्स क्लेम्स। ठीक है ना। तो ये दोनों आज की जो है वो मेन थी। और यहाँ पे जो भी कल जो आंध्र प्रदेश में ट्रेन क्लेश हुआ था, 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई थी, वो सिग्नल जंप जो है उसका एक सस्पेक्टेड रीजन माना जा रहा है, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो आज का एडिटर है लेव स्टोर, इंडिया शुड हैव मेड एफर्ट्स फॉर ए कंसेंसस ऑन द गाजा वॉर यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस में जो वोटिंग हुई थी, तो उसमें इंडिया को ये होना चाहिए था कि उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए था। हालांकि हमने एब्सटेंशन लिखाया था, दिखाया वहाँ पे एब्सटेंड रहे हम वोटिंग में, लेकिन इंडिया वहाँ पे अगर वोट रहता प्रेजेंट तो शायद एक कंसेंसस बिल्ड करने में जो है एफर्ट कर करे जा सकते थे। उसी के रिगार्डिंग ये सारा है। गाजा पे भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे आज। और नेक्स्ट इज टेरर इन बैग्स, देयर नीड्स टू बी फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कलमश्शेरी ब्लास्ट इन केरल। तो ये भी आपको पता है, ये जो संडे को जो है जो एक्सप्लोजन हुआ है, 2 एक्सप्लोजन वहाँ पे हुए थे, ये पे जहाँ एक कन्वेंशन हो रहा था, 2000 से ज्यादा मेंबर्स है एक माइनॉरिटी मिलेनियरियन चर्च ग्रुप के, जिसका नाम है जेहोवाज विटनेसेस। और वो कलामसेरी के सेंट्रल केरल रीजन में वहाँ पे संडे मॉर्निंग को जो इकट्ठे हुए थे, जिसमें 2 ब्लास्ट हुए थे। तो वहाँ पे एक जो मैन है जिसका नाम मार्टिन डोमिनिक है, उसने सोशल मीडिया पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि उसने जो है ये एक्ट किया है। और उसने ये बोला है कि ही वॉज एन एस्टेंड मेंबर ऑफ द सेक्ट एंड दैट ही चोज टू पनिश इट फॉर प्रोपेगेटिंग एंटी नेशनल सेंटिमेंट। उसने स्टेटमेंट दिया है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि क्या एक्चुअल में ही यही सिर्फ अकेला आदमी था रेस्पॉन्सिबल था जिसने ये मतलब इंसिडेंट किया था। ठीक है ना, अकेले अपने दम पे। तो और यहाँ पे होता नहीं बोला कि व्हाट इज मोर वरीसम इज द वेव ऑफ स्पेकुलेशन एंड कम्युनल फ्रेंजी। इसके बाद इवेंट के बाद जो सोशल मीडिया पे या वहाँ पे जो भी इवेंट्स हुए, स्पेकुलेशन हुए, कम्युनल फ्रेंजी जो देखने को मिला, वो ज्यादा वरीसम यहाँ पे एक चिंता का विषय है। ठीक है ना। और फिर ऑथर ने बोला चूजिंग टू स्टोर द कम्युनल कोड रॉन्ग इंस्टेड ऑफ अलाउइंग ए फेयर प्रोब
स्मैक्स ऑफ पॉलिटिकल स्कल्जरी एंड मलाइस। तो इसको बढ़ावा देती है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्कल्जरी को भी और मलाइस को भी। तो कम्युनल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको एक फेयर प्रोप देना चाहिए, ठीक है ना इंस्टीट्यूट। तो ऑथर ने फाइनली यहीं पे सजेस्ट किया कि द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, लॉ को अपना कोर्स लेना चाहिए। और अगर इसमें सच्चाई है जो वो क्लेम किया है, जो मार्टिन है उन्होंने, कि दैट एन अदरवाइज माइल्ड मैनर्ड मैन विद नो नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेंस रिजोर्टेड टू सच अ कोल्ड ब्लडेड मास मर्डर बिकॉज ही थॉट दे वर ऑल एंटी नेशनल, तो स्पीक्स अ डीप रूटेड सोशल मैलेज। तो यहाँ पे चिंता का विषय ये है कि अगर ये वाकई में सच में है तो ये सोचने की बात है। लेकिन हालांकि ये है कि एक मेंटली अनइंडिविजुअल का ये काम देखने में लगता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। द इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इज एट द बैंड पॉइंट। तो यहाँ पे पूरा इशू जो है गाजा वाला यहाँ पे फिर से डिस्कस किया इसराइल पैलेस्टीन का। ये जो ऑथर है हमारी एम्बेसडर रह चुके, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में 2020-22 में, और फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं ये पैलेस्टीन अथॉरिटी इन गाजा 1996-98 के टाइम पे। तो इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताई हैं इनमें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो उन्होंने बोला कि व्हाट हमास डिड टू इसराइल, what Hamas did to Israel on October 7, 2023 was unacceptable। सबसे पहले तो है कि उसको हम किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टेरर एक्ट कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इट वाज अ ब्रूटल टेरर एक्ट, ठीक है ना। उन्होंने ये बोला कि जब वो काउंटर टेररिज्म कमेटी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के उसके चेयर करते 2022 में, तो उसमें एक चीज पे सभी लोग एग्री थे, वो ये था कि देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर टेरर्स, टेरर के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो अक्टूबर 7 का टेरर इंसिडेंट था उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन साथ में ही और उन्होंने ये बोला, बट डज दिस मेक द पैलेस्टीन कोज और द पैलेस्टीन फाइट अगेंस्ट ऑक्यूपेशन बाय इजराइल फॉर सेवरल डिकेड्स एनी लेस जस्टिफाइड, कि क्या वो लेस जस्टिफाइड है जो पैलेस्टीन कोज है, पैलेस्टीन का इशू है? नो इट डज नॉट। तो उन्होंने इसका आंसर भी नेगेटिव में दिया है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 242 की बात की है और 338 की, जो दोनों ही ये बताते हैं एम्बेडेड द प्रिंसिपल ऑफ लैंड फॉर पीस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने यही बोला है कि द टू स्टेट सॉल्यूशन अलोन कैन ब्रिंग पीस, सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन जो यहाँ पे पॉसिबल है वो है टू स्टेट सॉल्यूशन, और वन स्टेट सॉल्यूशन जो है वो नो स्टेट नॉन सॉल्यूशन, उसको ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है, ठीक है। फिर दूसरा ऑथर ने एक क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी पैलेस्टीन लाइव्स आर एक्सेप्टेबल कोलेटरल डैमेज। जो आप कोलेटरल डैमेज की बात कर रहे हैं, जो 7 अक्टूबर को जो इंसिडेंट हुआ उसके रिटेलिएशन में आपने ये किया है, तो कितने जो लाइव्स हैं, कितने पैलेस्टाइन डेथ्स जो हैं उसको एक्सेप्टेबल मानेंगे आप उस कोलेटरल डैमेज में? तो ये है कि आप सिविलियंस को, जिनका कोई रोल नहीं है, उनको आप उनको भी टारगेट बना रहे हैं, आपने एक पूरी पैलेस्टीनियन पीपल को ही जो है इसका वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनके सभी के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। तो इसको ऑथर ने जो यहाँ पे साइट किया वो डीह्यूमनाइजेशन बताया है। टू मेक सच अ पाउंडिंग ऑफ गाजा एक्सेप्टेबल वी हैव सीन द वेस्ट एंड देयर मीडिया इक्वेट हमास विद ओल्ड 2.2 मिलियन पैलेस्टीनियंस गाजा। वही बात है कि आपने हमास को इक्विवेलेंट किसके बना दिया, वो जो 2.2 मिलियन पैलेस्टीनियंस गाजा में रह रहे हैं उनको इक्विवेलेंट रख दिया आपने उसको, सो दैट दे कैन बी डीह्यूमनाइज्ड एंड शोन टू बी इक्वली कल्पेबल। उनको आपने डीह्यूमनाइज कर रहे हैं, उनको और इक्वली कल्पेबल बनाया जितना कि हमास था। तो क्या ये इक्वेशन जो है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। वेस्ट हैज आल्सो ट्राइड टू इक्वेट द फाइट फॉर पैलेस्टीन स्टेटहुड विद दिस फाइट अगेंस्ट हमास। तो उसने उसको ये जो फाइट है उसको अगेंस्ट हमास ही बोला इसको भी। टू डिस्क्रेडिट द लार्जर कोज, जो बेसिक लार्जर कोज था जो पैलेस्टीन इशू था उसको आपने कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट कर दिया है। ये डेंजरस बताया उसने यहाँ पे। फिर जो एक दूसरा वेस्टर्न यूफेमिज्म है वो है ह्यूमैनिटेरियन इशू बताया जा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन इशू बोलने की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो है वो बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए उनको जो गाजा वाले रीजन में उनको ब्लॉकेड जो किया, वाटर फूड और मेडिसिन इलेक्ट्रिसिटी उसको बोल रहे हैं। लेकिन अनफोल्डिंग इज ह्यूमन ट्रेजेडी, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं है, इशू है ह्यूमन ट्रेजेडी का। द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट लाइव्स एंड द मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1.2 मिलियन पैलेस्टीनियंस, ये मेनली यहाँ पे जो है ये ट्रेजेडी है, ये ह्यूमन ट्रेजेडी है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट ए ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन हियर बट अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इशू की बात नहीं है, ह्यूमैनिटी इटसेल्फ जो है वो क्वेश्चन में आ गई है। अरब वर्ल्ड की बात करें तो वेस्टर्न पे तो उसने बोले अरब वर्ल्ड का क्या रोल है, अरब वर्ल्ड ने क्या दिखाया है। तो वेस्ट तो हाइपोक्रासी का एक्यूज है ही, डबल स्टैंडर्ड्स का भी एक्यूज है। अरब्स के बारे में क्या है तो क्या वो इक्वली रेस्पॉन्सिबल नहीं है साइड लाइन करने अगर वो पैलेस्टीन की तरफ, ये तो इसमें ये भी उसने पूछा है। तो इन दियर रेस फॉर नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल द अरब कंट्रीज टॉक्ड अबाउट द Palestinian issue and even said that Israel has agreed to stop further annexation
व्हाइल इजराइल डिड द एग्जैक्ट अपोजिट बाय एक्सपेंडिंग सेटलमेंट। तो वो ये तो कह रहे हैं कि इसराइल ने एक्सेप्ट किया है कि भाई फर्दर नेक्सेशन नहीं करेगी, लेकिन क्या एक्चुअल में ये हुआ है? तो ग्राउंड लेवल पर अगर देखें तो उसने इसराइल ने एग्जैक्ट अपोजिट किया है, सेटलमेंट्स और ज्यादा एक्सपेंड होते हुए आपको दिखाई देंगे वहाँ पे। फिर उसने अरब के लिए ये भी बोला है कि इवन द प्रेजेंट रिएक्शन ऑफ द अरब कंट्रीज इज टू कंटेन द पॉपुलर सपोर्ट इन देयर स्टेट्स। प्रेजेंट इलेक्शन जो अरब कंट्रीज की वो यही है कि जो उनकी वहाँ पे जो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं उसको कंटेन करने में लगे हुए हैं। वुड नोट द गल्फ कंट्रीज हैव पुट देयर ऑयल क्लाउड टू बेटर इफेक्ट बिफोर द इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट। तो होता है ये कि जब इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था उससे पहले क्या वो अपने ऑयल क्लाउड का यूज नहीं कर सकते थे? उसकी जो ऑयल सप्लाईज हैं इसराइल को जो मिल रहे हैं उन सबको रोक देते तो शायद ये इतना ना हो पाता। फिर होता नहीं बोलेंगे नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद इसराइल while ignoring the Palestinian issues will not give them security। इससे उनको सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली, स्पेशली कब? when they are moving toward a more liberal governance in the Gulf। जब गल्फ रीजन में वो एक मोर लिबरल गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं तो आपको पैलेस्टीन इशू को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसराइल इज नो कम्प्लिसिट इन दिस कोर्स। और यहाँ पे तीसरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो इसराइल की भी है, पहली वेस्ट की रही, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अरब कंट्रीज की रही, और तीसरी जो ऑथर ने यहाँ पे बताया वो इक्वली उन्हें इसराइल को भी बताया है। क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स अगर आप देखेंगे इसराइल में दे स्ट्राइव टू मेक द टू स्टेट सॉल्यूशन मोर एंड मोर डिफिकल्ट, और ज्यादा डिफिकल्ट बनते हुए दिखाई देते हैं। How else can one explain the fact that 250 Palestinian civilians were killed in the West Bank alone before October 7? तो अक्टूबर 7 से पहले आपने जो 250 पैलेस्टीनियन सिविलियंस को मारा था वेस्ट बैंक रीजन में, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? चलो अब तो आप बोल रहे हैं कि रिटेलिएशन में आप उनको रिवेंज के रूप में मार रहे हैं, उससे पहले कैसे जस्टिफाई करोगे? उस टाइम तो कोई हमास प्रेजेंट नहीं था। दूसरा उन्होंने बोला हाउ एल्स कैन वन एक्सप्लेन द अनट्रेमल्ड एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट। जितने ये जो एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है सेटलमेंट्स का इन रीजन में, और जो with everyone watching helplessly this transgression of United Nations Council 2334 जो ट्रांसग्रेशन हो रहा है यूएनएससी के रेजोल्यूशन का 23, उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? ठीक है ना? तो और मोर फंडामेंटल लेवल पे भी उन्होंने बोला कि वाज इट नॉट इजराइल दैट नर्चर्ड हमास, और इजराइल ही वो था जिसने नर्चर किया हमास को टू अंडर कट द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो पीएलओ पहले था उसको अंडर कट करने के लिए, जो फतेह ऑर्गेनाइजेशन था उसको अंडर कट करने के लिए हमास को इन्होंने जो है पहले नर्चर किया। ठीक है ना? फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे यासर अराफात इसके पीएलओ के, उनको उनको रिलीज किया गया जेल से। स्पिरिचुअल फाउंडर जो हमास के माने जाते हैं, ठीक है ना, शेख हसीन, उनको गाजा भेजा गया। तो ये सारे इवेंट कहीं ना कहीं इसराइल का भी इसमें रोल है, और इसराइल भी रेस्पॉन्सिबल उतना ही है। तो आयरनी जो है इसराइल पैलेस्टीन हिस्ट्री की इज दैट इट इज ओनली व्हेन देयर इज अ मेजर वायलेंट कॉन्फ्लिक्शन दैट द पैलेस्टीन इशू रिसीव्स अटेंशन। ये पैलेस्टीन इशू को सिर्फ तभी अटेंशन मिलता है जब कोई वायलेंट कॉन्फ्लिक्रेशन या भीषण अग्निकांड हो जाता है, तब जो है उसको अटेंशन मिलता है। अदरवाइज जो इशू रह जाता है वो ऐसे ही रह जाता है। और अगर मान लो इसको अटेंशन मिलता भी है तो भी एग्रीमेंट होते हैं जिसके बाद कोई उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो बेसिकली ये ओथ यहाँ पे साइड किया है। और कुछ हिस्ट्री दिखा यहाँ पे कि योम किपुर वार जो हुई थी 1973 की, वो इसराइल इजिप्ट ने जो है लीड की थी। उसके बाद डेविड अकॉर्ड, जो कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुए 1978 में, जिसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि पैलेस्टीन जो है वो सेल्फ रूल उसको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्फीडाटा आता है 1987 में, और उसके बाद हमास जो है वो 1988 में एग्जिस्टेंस में आ जाता है। फिर इन्फीडाटा से ओस्लो अकॉर्ड साइन हो जाते हैं 1993 में, और 1995 में विद मोर प्रॉमिस ऑफ सेल्फ रूल थ्रू द पैलेस्टीन अथॉरिटी। ज्यादा और प्रॉमिस कर दिया कि भाई ज्यादा उसको जो पैलेस्टीन अथॉरिटी को सेल्फ रूल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा अनदर राउंड ऑफ बैकस्लाइडिंग, वायलेंस, इवन इलेक्शन इन बिटवीन एंड ब्रोकन प्रॉमिसेस। फिर 2006-7 में इलेक्शन हो जाते हैं, और उसके बाद जो प्रॉमिसेस जितने भी थे वो सारे ब्रोक हो जाते हैं, वहां फिर वायलेंस हो जाता है। तो गाजा इज नाउ वाइडली एक्नॉलेज लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन। आप ये सभी को पता है कि गाजा को लार्जेस्ट वर्ल्ड का ओपन एयर प्रिजन जो है वो टर्म किया जाता है। ठीक है ना? तो फिर साथ में हमास को कंडेम करते हुए उतने बोला कि एंड राइटली सो फॉर दिस टेरर एक्ट बट नॉट एक्नॉलेजिंग द ओमिशन एंड कमीशन ऑफ द पास्ट इज व्हाई द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल वांट दैट सच इंसिडेंट डू नॉट अकर इन अ वैक्यूम। जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ हमास को कंडेम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, टेरर एक्ट के लिए तो आपको कंडेम करना चाहिए, लेकिन ये एक्नॉलेज तो कीजिए कि ये ओमिशन और कमीशन जो पास्ट में किए गए हैं उनकी वजह से भी तो ये एक तरह से टर्मोइल बढ़ रहा है उनके अंदर, जो प्रेशर है वो, या जो कह सकते हैं एक एनर्जी है या गुबार है वो बढ़ रहा है। ठीक है ना? जैसे कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी वार्न किया था कि इस तरह के इंसिडेंट वैक्यूम में नहीं होता है, कुछ ना कुछ बेसिस होता है, वो धीरे धीरे बिल्डअप करता है, तो फिर एकदम से वो एज ए वोल्केनो वो फट जाते हैं।
ठीक है ना। इंडिया के स्टैंड की बात की होता है यहाँ पे कि हम हमेशा ही टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए हमने स्टैंड किया और अभी भी हमारा वो इशू है। इंडिया हैज राइटली बीन वेरी ऑफ द फॉल आउट ऑफ टेरर, और साथ में टेरर का भी हम हर फॉर्म में कभी भी हम टेरर को जस्टिफाई नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो वो हमने अभी किया टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए, हम अभी भी बात कर रहे हैं और टेरर के एक्ट्स को हम अभी भी कंडेम कर रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि गोइंग फॉरवर्ड ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू कम आउट नॉट जस्ट अगेंस्ट टेररिज्म, सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट ना आए हम, बट ऑल्सो मोर फोर्सफुली अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रेजेडी। ये जो ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है गाजा में, उसके अगेंस्ट भी हमें फोर्सफुली जो है वो आना पड़ेगा। और क्योंकि इसराइल और यूएस के हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको एज ए असट यूज कर सकते हैं, और कंसेंसस जो है पीस के लिए, लॉन्ग लास्टिंग पीस और टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए काम किया जा सकता है। ठीक है ना। कोविड-19 डेथ टोल इन इंडिया गेटिंग इट राइट। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी है उसने एम्फेसाइज किया था कि नीड टू मेजर पेंडेमिक इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस मोर्टेलिटी। जो एक्सेस मोर्टेलिटी उसके आधार पे जो है ये जरूरी था कि एम्फेसाइज किया जाए मीजर को, एक्चुअली जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट क्या रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ने दो तीन चीजें साइड की है। पहला तो रजिस्ट्रेशन डाटा में गैप को बताया, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बिग चैलेंज क्या है, डेथ रजिस्ट्रेशन जो है वो अबाउट अभी भी 70% है, तो मोस्टली लोग जो है वो डेथ रजिस्टर नहीं कराते हैं। फिर अगर इंडिया का डेथ रजिस्ट्रेशन डाटा देखें, इट डज नॉट गिव वीकली और मंथली मोर्टेलिटी डाटा विच इज एसेंशियल फॉर एक्सेस डेथ कैलकुलेशन। एक्सेस डेथ कैलकुलेशन के लिए जरूरी है, तो वो भी हमारे पास नहीं होता है। फिर इंटेंस डिबेट देखने को मिलती है और कंट्रोवर्सी है अराउंड द लाइकली प्लॉजिबिलिटी ऑफ वेरियस मोर्टेलिटी एस्टिमेट्स फॉर इंडिया। कुछ स्टडी जो इनसफिशिएंट सैंपल्स के आधार पे की थी और जिनमें इंफॉर्मेशन बायस भी दिखना आता है काफी लेवल पे, उस तरह की स्टडीज की गई हैं, तो उनसे आप कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे। तो एक टास्क फोर्स जो है सेटअप की थी सीआरएस ने, सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अक्रॉस, और जिसमें दो है बेसिकली जो शॉर्टली रिलीज होने वाला है, और होल्ड्स मच प्रॉमिस फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल प्राइमरी एविडेंस। इससे जो है एक ये देखा जा रहा है कि शायद इसमें जो है अच्छा एविडेंस जो है मतलब एक अच्छा डाटा जो है हमारे सामने आ सकता है। लेकिन वो ये नई डिबेट्स इससे भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है, इसमें भी हो सकता है नई अलग अलग डिबेट्स आ जाए कि रिपोर्टिंग अच्छी नहीं थी, रजिस्ट्रेशन डिलेड थे, डेफिशिएंसी थी डाटा कंप्लीट है इसमें, ठीक है ना, वो सब आ सकते हैं। तो ये नेसेसरी है, गवर्नमेंट शुड कन्वीन अ टास्क फोर्स ऑफ नेशनल एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड टू अटेंड टू दिस मैटर। मैटर को अटेंड करने के लिए वंस एक्टिव विद ऑल, और उस टास्क फोर्स को सारे जो भी टूल्स हैं, रिसोर्स हैं, उनके लिए उनको एक्सेस देना चाहिए। जैसे सारा माइक्रो डाटा उनको अवेलेबल कराना चाहिए, सीआरएस के पास है जो सीआरएस के पास है, या अदर रिलेवेंट डाटा जो सोर्सेज के पास है, सैम्पलिंग की है ऑर्गेनाइजेशन ने उनके पास है, वो उनको प्रोवाइड करने चाहिए। और वंस इक्विप्ड विद ऑल द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, द टास्क फोर्स विल बी enabled to conduct a thorough analysis using standard statistical methods that utilize empirical data to provide measures of excess mortality by sex and age at national, state and district level। उसके बाद जो है वो एनालिसिस को यूज करते हुए, स्टैंडर्ड स्टडी मेथड को यूज करते हुए, इनको एम्पिरिकल डाटा को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए जो एक्सेस मोर्टेलिटी हुई है उनको जो है मेजरमेंट उनके लिए प्रोवाइड, मेजर मतलब उनके लिए डाटा जो है वो प्रोवाइड कर पाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरवेंशन की बात की कि इम्पेरेटिव फॉर एक्यूरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल मोर्टेलिटी मेजर्स अर्जेंट है फॉर एविडेंस बेस्ड हेल्थ एक्शन। एक तो जो इसको क्वाड्रुपल बर्डन जो उसको टैकल करने के लिए काम आएगा, जो जिसमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ आता है, इन्फेक्शियस डिजीज आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आती है और इंजरीज आती हैं। और जो आउटपुट्स हैं इन डिटेल्ड एनालिसिस के, वो दो काम करेंगे। एक तो इट विल कंप्लीट द डिबेट ऑन पेंडेमिक मोर्टेलिटी इन इंडिया, और साथ साथ जो एनालिटिकल ऑपरेशंस हैं, दे विल एस्टेब्लिश कैपेसिटी फॉर सब नेशनल मोर्टेलिटी मेजरमेंट, और इन्फॉर्म करेंगे इंटरवेंशंस टू स्ट्रेंथन लोकल डाटा क्वालिटी। लोकल डाटा क्वालिटी को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ये सब भी इसके बेनिफिट होने वाले। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंटरवेंशन अगर आप करेंगे तो उसके बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टुवर्ड स्टेबलाइजेशन यूएस चाइना टाई, तो यहाँ पे जो यूएस चाइना के जो हेड्स हैं उनकी मीटिंग जो है एक एक्सपेक्ट की जा रही है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट जो सैन फ्रांसिस्को में होने वाला है, वहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है। जो दोनों ग्लोबल पावर्स हैं वो एक, उनमें प्रेसिडेंशियल समिट जो है वो वहाँ पे होगी, ठीक है ना। अ, हालांकि अभी पूरा तो नहीं है, लेकिन हम ये होप भी कर सकते हैं कि देयर कुड बी अ टैक्टिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ द टाइज बिटवीन टू ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग पावर। दोनों के बीच कुछ टैक्टिकल स्टेबलाइजेशन हो सकता है। और इमीडिएट लेवल पे जो है वो ये है कि वाशिंगटन एबिलिटी टू टॉक टू चाइना कुड प्रमोट रिस्ट्रेंट इन वेस्ट एशिया। जो वेस्ट एशिया में भी रिस्ट्रेंट चल रहा है उसको रोकने में, उस पर लगाम कसने में, वहाँ पे वो शायद उसमें थोड़ा सा हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो करंटली अगर देखें तो यूएस जो है वो उसकी स्ट्रेंथनिंग पोजीशन है। अगर आप देखें तो चाइना की ग्रोथ भी थोड़ी सी कम हुई है, यूएस की इकोनॉमी फिर से पटरी पे आ रही है।
ठीक है ना। यूएस के और कंट्रीज के साथ जो टाई है वो अच्छी हुई, इंडो पैसिफिक रीजन में जैसे तो इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वियतनाम, जापान और फिलीपींस के साथ हुई है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट सेड दैट इट वाज कीन टू एस्टैब्लिश गार्ड रेल्स टू एंश्योर दैट द रिलेशनशिप डिड नॉट गो ऑफ ट्रैक। भाई ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन यही कह रही है कि जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो ऑफ ट्रैक नहीं जानी चाहिए। बेशक हमारे पास कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ, लेकिन वो नहीं जानी चाहिए। लेकिन चाइना जो है इसको एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, चाइना अलग ही बोल रहा है, ठीक है। चाइना का क्या स्टैंड है? चाइना बिलीव करता है कि यूएस रिमेन्स अ फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर बट इट इज एन इनएविटेबल डिक्लाइन। बेशक यूएस जो है वो फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल वो जो है वो डिक्लाइन की तरफ, और ये डिक्लाइन इनएविटेबल हमें दिखाई देता है। तो इट वुड लाइक टू मेंटेन द फैकेट ऑफ कोऑपरेशन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रादर देन डील विद द कॉम्पिटिटिव एंड कन्फ्रंटेशनल पोस्चर दैट द यूएस हैज अडॉप्टेड। जो यूएस का उन्होंने कन्फ्रंटेशन कंपटीशन वाला जो पोस्चर अडॉप्ट किया, उसके उसके अपोजिट कॉन्ट्रेरी जो चाइना का वो है, वो कॉपरेशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का जो है वो स्टांस है, और ये चाइना बताता है। तो यूएस चाइना रिलेशन जो जो है वो क्रूशियल है इन डीलिंग विद ग्लोबल इशूज, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो या क्राइसिस है, जैसे कि अभी वेस्ट एशिया में आपको देखने को मिले। लेकिन जो क्लाइमेट है ट्रबल ट्रूसलेंस का इज इट इज हैम्परिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन, ये कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। तो रिलेशनशिप को ये चाहिए कि इट विल रिटेन अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव टेनर, बट दैट शुड नॉट प्रिवेंट द यूएस एंड द चाइना फ्रॉम मेकिंग इट प्रैग्मेटिक। दोनों को कहीं भी ये रोकना नहीं चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव टेनर रहना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने को ये कहीं भी रोकता नहीं है, उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पुटिंग द 70 आवर वर्क वीक आइडिया इनटू पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे जो इन्फोसिस के फाउंडर है एन आर नारायण मूर्ति जी, उन्होंने रिसेंटली बोला था कि जो यंग इंडियंस है उनको 70 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए। तो अगर आप 6 डे वर्क अ वीक अगर एज्यूम करते हैं तो इंडियंस को मतलब 11.5 घंटे जो है पर डे वो काम करना पड़ेगा। टाइम यूज सर्वे ने कंडक्ट किया था 2019 में, उसमें बताया था कि एक पर्सन अगर 15 से 29 एज का ले तो वो लगभग 7.2 आवर्स अ डे जो है वो एम्प्लॉयमेंट में रहता है, और रिलेटेड एक्टिविटी में रूरल एरियाज में, और 8.5 आवर्स जो है वो पर डे वो अर्बन एरियाज में रहता है, ठीक है ना। वहीं ये स्टेट वाइज भी इनमें डिफरेंस है। तो अगर हम ये माने कि एक आदमी जो है 5 डेज वर्क करता है तो उसको मतलब 14 घंटे जो है रोज वो काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सोचने की बात है वेदर वर्किंग मोर आवर्स ट्रांसलेट टू बेटर प्रोडक्ट, क्या ज्यादा घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया था मूर्ति जी ने वो दिया था जर्मनी और जापान का, जो उन्होंने ये वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है उन्होंने जो है वर्किंग आवर्स वो 1-2 घंटे से बढ़ा दिए थे, ठीक है। तो एन यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि कंपैरिजन अगर देखते हैं तो एनुअल वर्किंग आवर जो जर्मन और जापान के थे वो पीक पे पहुंच गए थे आफ्टर वॉर एट अबाउट 2200 आवर्स टू 2400 आवर्स अ ईयर, अबाउट 8.3 to 9 आवर्स अ डे ड्यूरिंग अ 5 डे वर्क वीक विदाउट हॉलीडे, ठीक है ना। लेकिन वो भी अगर देखें आप तो वो भी 2.5 घंटे कम था जो इन्होंने सजेस्ट किया है। तो दूसरी बात लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लेबर प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ती है तो रिलेटिवली मोर इंडस्ट्रियल इवन बिफोर सेकंड वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार से पहले भी अगर देखें तो जापान और जर्मनी दोनों ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज थे, ठीक है ना। तो जो एवरेज वर्किंग आवर्स थे रिड्यूस वो काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए, अबाउट 1416 आवर्स अ ईयर बाय 2020 तक आप देखें तो वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं, और सिर्फ 5.3 to 6 आवर्स अ डे आ गए हैं वो आप, ठीक है ना। तो दूसरी लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो जाहिर सी बात है एक मेजर है जीडीपी पर आवर ऑफ वर्क का। तो इंडिया का एवरेज अगर आप एनुअल वर्किंग आवर देखें तो स्टेट अबव रहा है ये 2000 जो था 1970 में टू 2020, 2000 से ऊपर राइस पीरियड 1970 टू 2020 में। लेकिन जो लेबर प्रोडक्टिविटी वो केवल मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, $2 पर आवर से लेके $9 पर आवर ही बढ़ी है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें वर्किंग आवर्स बढ़ाने पे ध्यान देना है या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात करनी चाहिए थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और दूसरी बात जब आप जर्मनी जापान को कंपेयर करेंगे इंडियंस के बात पे तो इंडियंस जो है वो स्पोर्ट्स या अदर लीजर एक्टिविटीज में कम टाइम जो है स्पेंड करते हैं, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम हम स्लीपिंग में या हाउस होल्ड वर्क्स को करने में ही कंपेयर करते हैं। तो इस टॉपिक में जो ये सजेशन दिया है उन पर ओपिनियंस डिवाइडेड है, लेकिन ये है इट इज इम्पेरेटिव टू आस्क वेदर इंडिया हैज एनफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड its disposal to accurately measure labor productivity given at 89% of the workforce engaged in formal employment compared to just 4.2% in Germany and about 8% in जापान। कि क्या हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं इतने अवेलेबल कि हम अच्छे से मेजर कर सकें लेबर प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया में 89% पॉपुलेशन जो है वो लेबर फोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में, वहीं अगर जापान जर्मनी को कंपेयर करेंगे आप तो वहाँ पे केवल 4.2% जर्मनी और 8% जापान में। तो इन ड्रास्टिक डिफरेंस के साथ जो लेबर फोर्स में नेचर में डिफरेंस है तो आप तीनों नेशंस को एक ही उस पर कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं। तो ये कंपेरिजन जो है वो सही नहीं है, उतने बोला है, ठीक है ना।
ईजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो बाय रेलवे। तो ये सेकंड यहाँ पे ये सीरीज जो चले थ्री पार्ट की सीरीज, उसमें सेकंड आर्टिकल है कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेट बिजनेस के रिगार्डिंग रेलवे पे। तो यहाँ पे बोला है देयर इज एन इमीडिएट नीड टू डेवलप कॉमन यूजर फैसिलिटीज एट कार्गो एग्रीगेशन एंड डिस्पर्सल पॉइंट्स इन माइनिंग क्लस्टर। फिर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और लार्ज सिटी, इन तीनों चीज में जरूरत है कि आप कार्गो एग्रीगेशन फैसिलिटी डेवलप करें, डिस्पर्सल पॉइंट माइनिंग क्लस्टर जो है वहाँ पे डेवलप करें, और इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो लार्ज सिटी है वहाँ पे आप डेवलप करें, ठीक है ना। एज द नॉलेज ऑफ दीज क्लस्टर्स दैट्स विद द स्टेट्स कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑफ paramount, क्योंकि इनकी नॉलेज जो है वो इन क्लस्टर्स की स्टेट के पास है, तो जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपको कोलैबोरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिस्ट में होता है कि जो इंडियन रेलवे इट हैज टेकन सम इनिशिएटिव इन द बल्क कार्गो अरीना में, वो क्या क्या है। एक तो इसने रिलैक्स किया था ब्लॉक रेट मूवमेंट को, विच रूल्स टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू लोड फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस, परमिटेड मिनी रेक्स, इंट्रोड्यूस प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल और रिलैक्स कंडीशन इन प्राइवेट स्लाइडिंग। तो ये रेलवे स्लाइडिंग है क्या, इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव हाई कॉस्ट प्रोपोजिशन एंड ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज कैन मैनेज देम विद अदर्स हैविंग टू कवर लार्ज डिस्टेंसेस टू लोड देयर कार्गो। दिस इंक्रीज द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड हेंस द रिलक्टेंस टू पैट्रनाइज द आईआरबी। इससे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि इंडियन रेलवे को पैट्रनाइज किया जा सके। तो अगर रिसेंट रेगुलेशन की बात करें तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो रेल लोडिंग के लिए या अनलोडिंग के लिए फैसिलिटी के लिए वो मैंडेटरी है, जबकि उसी को अगर आप रोड से लोडिंग अनलोडिंग कराते हैं तो उनके लिए वो मैंडेटरी नहीं है। तो जाहिर सी बात है लोग बाग उसको प्रेफर करना ज़्यादा शुरू करते हैं। और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पे, तो इमीडिएट नीड तो यही है कि कॉमन यूजर फैसिलिटीज वो डेवलप की जाए कार्गो एग्रीगेशन में, और उनको डिस्पर्सल पॉइंट्स पे जो है उनको अवेलेबल किया कराया जाए। साथ साथ ये भी बोले जो रिलेशनशिप है इंडियन रेलवे की स्टेट गवर्नमेंट की, वो पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप है, तो उसमें चेंज की जरूरत है, उस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। प्लानिंग में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की प्लानिंग और माइन सिटीज रीजन में जो आपको स्टेट्स को पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। साथ साथ एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि जो जैसे कि इंडियन रेलवे है, it also look at new commodity like fly ash. So IR had never realized the potential approved many power plant sidings without fly ash loading facility, rendering it to be a minor player in its transportation, and it must proactively correct this wrong। इस गलती को सुधारने की जरूरत है। जो दूसरी जरूरत है वो ये है कि IR to encourage and liberalize the design of new wagons amenable to higher and efficient loading to deal with new commodities। नई commodities के साथ डील करने के लिए आपको नए वैगन्स जो हैं जो अमीनेबल हों उनके हिसाब से चलें, वो आपको ज़रूरत है। एनवायरमेंट कंसिडरेशन जो है वो उनको वो क्योंकि लोडिंग को कंस्ट्रेंट करती हैं आईआर में, तो रेस्ट्रिक्शन जो हैं जो हमने अभी बताया लोडिंग एंड लेडिंग जो रोड में नहीं है लेकिन वहाँ पे रेलवेज में है, तो इन रेस्ट्रिक्शंस these restrictions have made users move cargo by road due to high transaction cost involved in environmental crime। environmental crime में उनको ज़्यादा कॉस्ट लगती है, तो इसलिए वो रोड के प्रेफर करते हैं दैन रेलवे। नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट इनटू फ्लड प्रोन एरिया। तो यहाँ पे बेसिकली जो फ्लड रिस्क है इंडिया में उसके अबाउट स्टडी की गई थी, और फ्लड प्रोन एरिया में जो सेटलमेंट का एक्सपेंशन हो रहा है उसकी बात की गई थी। तो उतने ही बोल के इंडियाज अर्बन एरियाज हैव बीन फ्लडिंग मोर एंड मोर ऑफन डिस्ट्रॉइंग लाइफ एंड लाइवलीहुड। अर्बन फ्लडिंग पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी मेंस में, तो इसलिए इसको ध्यान रखना कि आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव और लाइवलीहुड जो वो अफेक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है अर्बन फ्लड्स की वजह से। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टडी लेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड पब्लिश नेचर, फ्लड रिस्क इन मैनी सिटीज इज राइजिंग बिकॉज दे आर एक्सपेंडिंग। तो फ्लड प्रोन एरिया, फ्लड रिस्क बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि ये देखिए फ्लड प्रोन एरिया होता है किसी भी रिवर का, उस ये मान लीजिए रिवर है, इसका फ्लड प्रोन एरिया है ये, ठीक है ना, फ्लड प्लेन बोलते हैं इसको। इसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन करें तो जाहिर सी बात है लाइफ और लाइवलीहुड का तो लॉस होगा ही होगा, क्योंकि रिवर कोर्स कोई परमानेंट नहीं है, वो चेंज करती रहती है अपना कोर्स, तो उसमें रिस्क बढ़ता ही है। तो रिस्क आर डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर फॉर दोज लिविंग इन इनफॉर्मल स्टेट, और जाहिर सी बात जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स में रहे उनके लिए रिस्क और ज़्यादा हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है। So there has been a rise in eco-tourism resorts on forest land and the construction of large structures including government buildings and even religious structures on the river's floodplain। रिवर के फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा आपको, चाहे वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो गए हों, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेगी, इवन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी हैं, इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स भी हैं फॉरेस्ट लैंड में देखने को आपको मिलेंगे। तो ये सारे कहीं ना कहीं फ्लड प्लेन जो हैं उनको एक्सपेंड करना जो चल रहा है, एनक्रोचमेंट एक तरह से उनका हो रहा है, उसकी वजह से ये जो इवेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहिए सजेशन दिए हैं। तो उसने बोला कि जैसे जैसे सिटीज बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं उनका है उनको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड होगा ही होगा। लेकिन बट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट दीज एरियाज आर एंड व्हाट वी आर एक्चुअली एक्सपेंडिंग इनटू देम इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। तो सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उनको रिकॉग्नाइज करें, और फिर दूसरा आप करें कि कुछ एडेप्टेशन के फॉर्म्स को वहाँ पे आप अडॉप्ट करें, ठीक है ना। दे नीड टू बी डिफरेंशिएट बिटवीन लो इनकम रेजिडेंट्स एंड अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स इलेक्टेड फॉर इलीट। तीसरा आपको जरूरत है डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि लो इनकम रेजिडेंट्स और अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स जो है वहाँ पे वो इलेक्ट के लिए जो वहाँ पे आपने खड़े किए हैं उनमें डिफरेंशिएट कीजिए। फिर
एवरी सिटी नीड्स टू डू अ प्रॉपर साइंटिफिक मैपिंग ऑफ द फ्लड प्रोन एरिया। फ्लड प्रोन एरिया जो भी है उनकी प्रॉपर मैपिंग, साइंटिफिक मैपिंग करने की जरूरत है। फिर जो अर्बन गवर्नमेंट है, इट नीड्स टू मेक हाउसिंग इन सच एरिया मोर फ्लड रेजिडेंट। आप हाउसिंग भी वहाँ पे करें तो उसको फ्लड रेजिडेंट बनाइए, और जो लो इनकम हाउसिंग है उसको प्रोटेक्ट कीजिए वहाँ पे। तो ये कुछ स्टेप सजेस्ट किए हैं वे फॉरवर्ड में, जो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये आज का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। फोटोकॉपी के बारे में हिस्ट्री आई हुई है पूरी, और कैसे होता है फोटोकॉपी होती है, जीरोक्स क्या होती है, जीरोग्राफी क्या है। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हम्म, आगे कुछ नहीं है, बस साइंस में एक आर्टिकल है, उसे देख लेते हैं एक बार। यस, साइंस में है, आईआईटी टीम फाइंड्स कार्बन फ्लावर्स एक्सेलिंग एट द टर्निंग लाइट टू हीट। तो रिसर्चर्स जो आईआईटी बॉम्बे में, उन्होंने एक सिंथेसाइज किया पार्टिकल्स दैट एब्जॉर्ब 3 फ्रीक्वेंसीज ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट टू हीट विद एन एफिशिएंसी ऑफ 87% एफिशिएंसी के साथ सनलाइट को वो हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दीज पार्टिकल्स कैन बी कोटेड ऑन सरफेस ऑफ टू हीट होम्स एंड स्टेलाइज सरफेस इन हॉस्पिटल्स। ये इनके एप्लीकेशन है। रिसर्चर्स हैव अप्लाइड फॉर ए पेटेंट, ये खबर है मेनली। तो इसमें क्या हुआ है, जो टीम है, इट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट जो नैनो फ्लैरेट्स ये डेवलप किए गए हैं, दीज कैन कन्वर्टेड लाइट एनर्जी दे अब्जॉर्ब इनटू थर्मल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं सोलर थर्मल कन्वर्जन, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो रिमार्केबल एफिशिएंसी इसमें अचीव की है, 87% एफिशिएंसी दी है। तो हाईएस्ट अमंग नॉन मटेरियल जो है एफिशिएंसी अचीव की गई है। इसकी कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें 3 प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली इन कार्बन नैनोफ्लैट्स की। एक तो हाई एफिशिएंसी, जो 3 प्रॉपर्टी की वजह से आती है। पहला जो है, जो नैनोफ्लैट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं 3 फ्रीक्वेंसीज में सनलाइट को, इंफ्रारेड, विजिबल और लाइट और अल्ट्रावायलेट। अभी तक जो अभी सोलर थर्मल कन्वर्जन जो कॉमनली मटेरियल यूज किया था, वो दोनों ही, या फोटोवोल्टेइक मटेरियल जो होते हैं सोलर पैनल्स में यूज होते हैं, वो दो केवल फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करते हैं, विजिबल और अल्ट्रावायलेट में, इंफ्रारेड को नहीं करते। लेकिन नैनो फ्लोइड जो है, दे कैन ऑब्जर्व मच मोर एनर्जी फ्रॉम द सन। जैसे पता है इंफ्रारेड वाले पोर्शन को भी ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। जो अदर 2 प्रॉपर्टीज हैं वो रेस्पॉन्सिबल है मटेरियल की हाई लाइट हीट कन्वर्जन एफिशिएंसी की वजह से, वो इसकी शेप की वजह से है। क्यों, पहला ये है उसमें से कि जो जैसे ही लाइट जो मटेरियल पे पड़ती है, जो कार्बन कोन्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि वेरी लिटिल इज रिफ्लेक्टेड बैक। रिफ्लेक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वहां पे रहेगी। इंस्टीड मोस्ट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इंटरनली, और जो आपने सुना होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट जो वो इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन जो उसका कम से कम रहता है। ये या फ्लोरेट्स की ये देखते हैं, उनके डिजाइन की वजह से जो कॉन्स है, इनसे ये है रिफ्लेक्शन जो है वो कम से कम होता है, तो डिटेन कर पाते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी वो ये है कि जो रिस्क रहता था मटेरियल जो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को हीट को, वो ये रहता था कि इट कैन ऑल्सो लूज इट टू इट्स एनवायरमेंट, कि वो एनवायरमेंट में लूज हो जाती है। लेकिन जो कार्बन नैनो फ्लैट्स हैं वो लूज नहीं करते हैं। क्यों, जो लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर है इनका, पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ये पजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, वो अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से लॉस जो है वो कम होता है। लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर उनके अंदर, मतलब लॉन्ग रेंज की वजह से जो फ्लोरेट्स एक दूसरे के पास उनका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उस वजह से जो है वो लॉस कम होता है। रिसर्चर्स ने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। इनकी रिसर्च रिमार्केबल है। ये जो नैनोफ्लैट्स की रिमार्केबल बॉडी है, उसमें एक और ये भी है कि दे कुड जनरेट इकोलॉजिकल सस्टेनेबल हीटिंग। हीट तो करिए, सनलाइट से हीट कन्वर्ट करो, और ये जो हीटिंग है सस्टेनेबली हीटिंग है, मतलब वो एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ रही है। नो रिस्क फाउंड सो फार, अभी तक कोई रिस्क नहीं आया, क्योंकि मटेरियल कैन बी कोटेड ऑन वास्ट वैरायटी ऑफ सरफेस, इट कैन हीट अप दोज यूजिंग सनलाइट wanted to use coating of this material to heat up their homes, they would be doing so in an ecologically sound way while reducing कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट को घटाते हुए इकोलॉजी साउंड वे में जो है इसका यूज किया जा सकता है। दीज कैन बी कोटेड ऑन पेपर, मेटल, टेराकोटा के लिए, तो मल्टीपल यूज इसके हो सकते हैं, कहीं भी आप इसको कोटिंग कर सकते हैं। रिसर्चर्स स्टडी कर रहे हैं विभिन्न एलिफेट की बाकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी, ताकि इसके जो पोटेंशियल एप्लीकेशन है वो नियर टर्म में जो है पता लग सके। तो दिस इज इट, होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। डिस्कशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल की आउटरीच को बढ़ाइए। थैंक यू।